और अब आपको सीधे लिए चलते हैं समाचार प्लस के रूफटॉप, जहां पर हमारे सहयोगी स्वप्निल बैरागी मौजूद हैं। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर के भव्य चर्चा समाचार प्लस की ओर से की जा रही है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और देखिए इस लोकेशन से आपने मुझे कई बार देखा है। आज कुछ खास बातें मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस है, प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, कई गंभीर विषयों पर बात होगी और तमाम जो सम्मानीय गेस्ट्स हैं, खासकर अपने अपने स्टेट्स के टॉप कॉप्स उन्हें कहा जाता है, खाकी के जो बॉस हैं वो मरुधरा में हैं और उन्हें यहां ठहराया जा रहा है। माननीयों के लिए ये नए क्वार्टर्स बने हैं और शुरुआत उन लोगों के साथ होगी जिनका टर्म 5 साल का नहीं होता है, उनका टर्म एक लाइफ टाइम का होता है। कई गंभीर विषय हैं जिन्हें एड्रेस किया जाएगा, खासकर अगर आप देखेंगे तो खालिस्तानी, आतंकवादी, साइबर क्राइम। लेकिन इतने गंभीर विषयों पर बात करने से पहले खुद पर भी बात करना जरूरी होती है। यानी यह भी जानना होगा कि आखिर खाकी किन समस्याओं से गुजर रही है, खाकी किन चीजों को फेस कर रही है। इतने गंभीर विषयों पर बात जब की जाएगी तो यह भी तो देखना होगा कि वो छोटी छोटी बातें जो आम दिनों में जिसका सामना खाकी को करना होता है वो किस तरह की है, क्या उसे भी टैकल किया जाना साथ ही साथ जरूरी नहीं है। कुछ और बातें जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए सदियों से ये रवायत चली आ रही है, कुछ शब्द आप बोलिए तो उसके साथ एक इमेज बन जाती है। जैसे पुरानी कहानियों में आप देखेंगे, सेठ है तो कंजूस है, जमींदार है तो अत्याचारी होगा, मैडम है तो कठोर है। और ऐसे में पुलिस को जो तमगे दिए जाते हैं वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है। आप पूछिए मत क्या क्या नहीं कहा जाता, क्यों वो तमगे लगे और उन तमगों को कैसे दूर किया जा सकता है, ये सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम बोलते हैं पुलिस तो पहले एक जमाना था और उस जमाने में ये कहा जाता था कि तोंद होगी, दौड़ नहीं पाएंगे, अपराधियों के सामने क्या वो ताकत दिखा पाएंगे। फिल्मी हीरो अगर किसी पुलिस वाले को बनाया जाता था तो पूरे डिपार्टमेंट में से वो अकेला हीरो होता था। आज पुलिस कहीं जाए या न जाए, कहीं पहुंच पाए या न पहुंच पाए, लेकिन निशाने पर बहुत पाई जाती है। ये स्थिति कैसे बदल सकती है, आज इसी पर चर्चा के लिए देखिए मेरे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल मौजूद है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। रिटायर्ड आरपीएस एसएन त्रिपाठी साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड आरपीएस है नरेश शर्मा जी, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल गोठवाल जी रिटायर्ड आरपीएस हैं और राजेंद्र त्यागी जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बात इतनी हल्की नहीं है जितने हल्के तरीके से मैंने कह दी। खाकी के साथ जो इमेज चली आ रही है, क्या रीजन हो सकता है उसका? आप सब फिट हैं, लेकिन आम लोग जब सोचते थे आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले, तो उन्हें लगता था दौड़ पाएंगे नहीं दौड़ पाएंगे, फिटनेस होगी या नहीं होगी, तोंद निकली हुई होगी, डरावना सा चेहरा होगा। वो स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन क्या कारण है कि अभी भी एक बड़ा धड़ा इसी तरीके से सोचता है? सबसे पहले तो मैं समाचार प्लस को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि आपने हम सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को इस योग्य समझा रहा आपने आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ऊपर लिख रहा हूँ आप लोग सुपर कॉप्स हैं, एक्स है तो क्या हुआ, सुपर कॉप्स तो है। अब आप जो पुलिस की छवि के बारे में जो जानना चाह रहे हैं, छवि वो जमाना अलग था जब पुलिस स्टेशन के बाहर से गुजरते हुए भी डर लगता था। हम छोटे थे, क्लास स्कूल में जाते थे, इधर पुलिस स्टेशन, हम उधर से जाते नहीं थे। आज वो टाइम नहीं है, आज छोटे बच्चे भी। फिर आप पुलिस में घुसे कैसे? आज छोटे बच्चे भी, जैसे घरों में हम देखते हैं, हमारे ग्रैंड सन है, डॉटर जो भी है, तो वो चाहते हैं कि पुलिस, जो ही पुलिस नज़र आती है उनसे विश करेंगे, हेलो करेंगे, उनके साथ फ़ोटो लेने का प्रयास करेंगे। आज समय काफ़ी बदला है। अब पुलिस में बदलाव ज़रूरी है, तो बदलाव ऊपर के लेवल पर हो, पुलिस की क्राइम के हिसाब से जो नफरी है वो बढ़े। और सबसे बड़ा मेन पुलिस का सही इन्वेस्टिगेशन या सही न्याय देना, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है भ्रष्टाचार। अगर पुलिस से भ्रष्टाचार, जो विदेशों की तरह दूसरे देशों में मैं जाता हूँ, मेरे दोनों लड़के बाहर हैं, देखते हैं वहाँ अगर जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल भ्रष्टाचार अगर नहीं है तो पुलिस बिल्कुल सही काम करेगी। आपके लोभ लालच होगा ही नहीं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मन में या आईओ के दिमाग में, तो वो सही निर्णय करेगा। और जहाँ उसके लोभ घुस गया, आज रोज़ आप देखते हो टीवी में आ रहा है, हवलदार जी 20,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए। क्यों? कि 2 मुलजिम को निकालने थे, नाम कम करने थे, बढ़ाने थे। तो ये प्रक्रिया में जब तक इन्वेस्टिगेशन में सुधार नहीं होगा
और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। मैं इसको थोड़ा बाद में टच करना चाहता था, लेकिन चूंकि टॉपिक निकल ही गया है तो मुझे लगता है मैं उस टॉपिक पर कंटिन्यू कर लेता हूँ। भ्रष्टाचार की जड़ में क्या होता है? जरूरत है। मतलब फिल्मों में तो ये कहा जाता था ना कि जमीर में दम है, लेकिन जरूरतों में भी तो दम होता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो तनख्वाह है या जो पे स्केल है, हम एक कांस्टेबल की पे स्केल देखें तो टीचर की पे स्केल से कम होती है। हो सकता है कि इन चीज़ों को भी, जब आप ये सोचते हैं कि जज को इतनी सैलरी कर दो कि उसको जरूरत ना पड़े, वो भ्रष्टाचार में शामिल ना हो, तो वही तो पुलिस के साथ भी होना चाहिए। एक दूसरा पहलू है ये सिक्के का। नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने। पुलिस की जो कंडीशन है, ड्यूटी कंडीशन है, उस हिसाब से जो हमारी कांस्टेबलरी है और जो थाने में जो रात दिन 24 घंटे की उनकी ड्यूटियां हैं और जो उनकी जो ड्यूटियों के लिए उस हिसाब से पुलिस के जो कांस्टेबल हैं या जो भी थाना स्तर पर हैं या लाइन में हमारी जो कांस्टेबल्स की जो है, उनको काफ़ी कम तनख्वाह मिलती है। यदि उनकी सही पे स्केल बढ़ाई जाए, उनको पर्स दिए जाएँ, उनको सुविधाएँ दी जाएँ। बाकी जो पुराने ज़माने से अब काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं, पर यदि और अच्छी सुविधाएं मिलें तो शायद मुझे लगता है कि इस तरह की कोई घटना ना हो। और जो बात थी एक इमेज की, अगर मैं उस पे आऊँ तो क्या पुलिस को इतना भी टाइम मिल पाता है कि वो अपनी फिटनेस पर ध्यान दे? बाबा रामदेव का योगा कर ले या शिल्पा शेट्टी का सिखाया योगा कर ले। क्या इतना समय पुलिस निकाल भी पाती है? इतना समय उनके पास होता है? जब हम तो वीकली ऑफ की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको निवेदन करूँ, मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा और मैं जहाँ भी अधिकतर थानों में SHO रहा हूँ, जयपुर भी रहा हूँ, बाकी सभी जगह जयपुर के 18 थानों में रहा हूँ मैं। मगर मैं आपको ये बताऊँ, यदि आप पुलिस का सिपाही या कोई भी अधिकारी वो चाहे कि हमें अपने स्वास्थ्य को रखना है तो 1 घंटा निकालने में उसका कहीं वो नहीं है। हम रात्रि की गश्त भी करते थे, गश्त में जाने के बाद भी हम सारे सेंटर पार्क में आते थे और 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालते थे और मैं चाहता भी था। और आप निकाल रहे थे? क्या हर कोई निकाल पाएगा? बिल्कुल निकाल पाएगा। कोई परिवार को भी तो समय देना होता है। नहीं, तो आप मॉर्निंग में 1 घंटा है, ज़्यादा नहीं। हम उसको ये नहीं कहते कि भाई आप वो करें, जबकि पहले आपको देखिए लाइन में भी वो जापता जाता था, उससे पहले 1 घंटा PT वो कराई जाती थी। हम थाने में भी सबको ये कहते थे, मोटिवेट करते थे कि आप कम से कम अपना समय अपने स्वास्थ्य के लिए तो निकालें। और यदि वो जो पुरानी इतना गंभीरता तो रही नहीं, पहले बहुत जो हमारा टाइमिंग था उस टाइमिंग आता था, साधन नहीं थे। अब हमारे पास अच्छे साधन हो गए हैं, समय भी खूब है। आज हर एक सिपाही के पास मोटरसाइकिल है, सारे साधन हैं। हर जगह कहीं ड्यूटी पे जाना होता है तो उनको साधन के बिना साधन के नहीं, साधन से ही भेजा जाता है। तो यदि वो अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालना चाहें तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसा कोई वजह नहीं है कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए समय ना निकाल सके। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। देखिए, मुझे पता नहीं था कि मेरे सहयोगी राहुल भी मेरे साथ जुड़ेंगे और यादवेंद्र भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन राहुल मेरी एक बात से ज़रूर सहमत होंगे। कई सारे त्योहारों के वक्त आते हैं तो हमारी फैमिली हमसे पूछती है, आज तो दिवाली है, आप काम करने क्यों जा रहे हो? ऐसी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, उसमें भी हमें मुस्तैद रहना पड़ता है और उसमें भी पुलिस वालों को मुस्तैद रहना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि अगर वो खुद के लिए समय निकालेंगे भी तो कब निकालेंगे? कौन से पॉइंट्स आपको लगते हैं जिसे टैकल किया जाना चाहिए? देखिए, मेरे लगता है, मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लगती है वो ये है, मैं पुलिस वालों को और मीडिया में काम करने वाले मीडिया कर्मियों को एक नाव पर सवार पाता हूँ जब त्यौहार होते हैं। ख़ास तौर पे हमको भी खबरें देनी होती है और पुलिस के जवान, आप हायरार्की में कहीं भी हो, मुझे नहीं लगता कभी कोई त्यौहार घर पे मना पाता होगा और हमने भी नहीं मनाए, सालों से नहीं मनाए। हम दफ्तरों में काम करते रहते हैं और खबरें पहुँचाते रहते हैं। लेकिन इस बीच एक ह्यूमैनिटेरियन चीज़ होती है, एक मानवता के लिहाज से ऐसे त्यौहार जब व्यक्ति घर के और परिवार के बीच में नहीं मना पाता है तो उसकी साइकी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इसका। ख़ास तौर पर जब पुलिस वाले, हम लोग तो ठीक है, कभी यहाँ कभी वहाँ कुछ वक्त निकाल लेते हैं, कुछ हंसी टिटोली कर लेते हैं, लेकिन पुलिस वाले ये काम नहीं कर पाते। अमूमन छुट्टियाँ मिलना भी आसान नहीं है। छुट्टियाँ मिलना भी आसान नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में उनकी साइकी का भी ख्याल रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है उनकी मेंटल हेल्थ पर काम होना बहुत ज़्यादा, काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। और दिन भर जूझते काम करते करते सब पुलिस से सवाल तो पूछते हैं, लेकिन कोई पुलिस के लिए सवाल नहीं पूछता। हाँ, कि उनकी मेंटल हेल्थ का क्या हो रहा है, उनकी साइकी किस तरफ है, वो झुंझलाते क्यों हैं। वो अक्सर आप जब भी थाने में जाएंगे, कई पुलिस वाले आपको चिड़चिड़े दिखाई देंगे। अब वो उनकी चिड़चिड़ाहट, उनके चिड़चिड़ाहट के तो कई कारण हो सकते हैं, एक कारण तो हम भी हो सकते हैं, और वो कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जितना पुलिस अपराधियों का पीछा करती है उतना ही ये पुलिस का पीछा करते हैं। सहयोगी यादवेंद्र जो कि मेरे साथ हैं, अब ये पुलिस का पीछा करते हैं तो ये क्या क्या देखते हैं उसको भी समझ लेना जरूरी है। अच्छा, पुलिस आपसे डरती है?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, क्या क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। कई बार ऐसा होता है, पुलिस किसी मुलजिम को पकड़ती है और हमारे मीडिया और प्रेस वाले भाई हमारे से पहले भी पहुंच जाते हैं कई बार, और फिर जब तक हम उनको इन्वेस्टिगेशन भी कर पाते उससे पहले इनके पास पूरी वो हो जाती है, मतलब यादवेंद्र, ये तमगा लेकर जीना है और इसी पे टिके रहना है। देखिए, इसीलिए पत्रकार हैं और पत्रकार का बेसिकली पेशा ही यही होता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है किसी भी केस को सुलझाने में, पत्रकार भी उसके पीछे लग जाता है, तो उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और देखिए, सच्चाई दिखाना एक पत्रकार का पेशा है बेसिकली, और उसी के लिए हम लोग बने हैं। और एक पॉजिटिव प्रेशर है, मैं इसको बड़ा सकारात्मक प्रेशर मानता हूँ जो पुलिस के ऊपर रहता है मनोवैज्ञानिक रूप से, कि वो पॉजिटिव तरीके से सकारात्मक रूप से किसी भी काम को करें। और लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता राहुल, सपोर्ट नहीं मिलता। देखिए, मैं खबरों की दुनिया में आपको ले जाता हूँ। छोटे से छोटा क्राइम हो और उस पर अगर रिपोर्टर का फोन होगा तो हम तुरंत कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देते हैं, और करते हैं। हर मीडिया हाउसेस करता है, हर मीडिया हाउसेस करता है। और ऐसे में अगर कभी पुलिस ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम कहीं पर हो रहा हो, मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, 1.5 या 2 साल पहले की बात है, यूपी में एक पुलिस ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो रहा था। तो जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे उनसे गन नहीं चल रही थी, वो दौड़ना चालू किए तो 50 मीटर पर हाफ गए। और उसके बाद आप देखिए साहब, एक पत्रकार की लेखनी, तो कुल मिलाकर इन्हें चिढ़ा भी दिया जाता है। आपको लगता है कि पुलिस को सही तरीके से मीडिया दिखाती है, या हर ही चीज में पुलिस को घुसा दिया जाए, ये जरूरी है? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। जैसा कि अभी बात चली पॉजिटिवनेस की, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पत्रकारिता से तो हमें कुछ सीखना चाहिए पुलिस ऑफिसर्स को, और पीपल फ्रेंडली। सर, हमसे क्या सीखेंगे आप? हाँ, सीखने का मेरा मतलब ये है कि आप किस कदर मेहनत करते हैं। हमारे पास तो देखो डंडा भी है, पुलिस भी है, कानून भी है, हमारी नौकरी भी है, हमारे को तनख्वाह भी है, लेकिन आप लोगों को तो ये सारा सब कुछ नहीं मिलता है इमीडिएट, और उसके बावजूद आप हमारे बराबर की मेहनत करते हैं, तो ये एक सीखने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना। दूसरा, अगर आप प्रेस से छुपाओगे, कोई भी अगर आपने इन्वेस्टिगेशन या लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आपने छुपाना शुरू किया तो प्रेस उल्टा करती है। अगर आप प्रेस फ्रेंडली बनाना चाहते हो तो मेरे को याद है कई चीज़ें ऐसी हमने शेयर की है, वो उन्होंने जाके एज सोशल अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को मानते हुए कभी प्रेस में नहीं छापी, या कभी प्रेस के सामने इंटरव्यू के अंदर ऐसा नहीं पूछा। हाँ, लेकिन क्या पुलिस को खबरों में आने का शौक है? मतलब एक साधारण सा अपराधी भी पकड़ लिया तो उसको सामने बिठा के फोटोज खिंचवा लिए या वीडियोस बनवा लिए, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो पुलिस का एक ट्रेनिंग या एक हमारे वो है हार्ड लाइन कि इसके अंदर हमारे को कभी भी प्रेस का सामना नहीं करना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया ये आज ये जो आगे हैं, ये तो ये कतई नहीं रुक सकते। आप तो ये मान के चलो डीजी मना कर देगा कि मैं अभी इंटरव्यू दिया, आप वो हेड कांस्टेबल जो सड़क पे और इन्वेस्टिगेशन पे खड़ा है उससे पूछ लोगे तो वो बता देगा। तो मेरा ये मानना है कि कभी भी अपनी वास्तविकता को छुपाना नहीं चाहिए, प्रेस से बिल्कुल शेयर करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कभी मैं इसमें मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये पुलिस की छवि का दर्पण है। जैसा वो दिखाते हैं वही आम जनता देखती है और समझती है। आज होता क्या है, अगर कहीं छोटी सी भी चोरी होगी तो उसको बड़े हेडिंग में अखबार के अंदर निकाल दिया जाएगा। अगर पुलिस कोई अच्छा काम कर देती है उसको बहुत छोटे में डाला जाता है। ये एक मानसिकता जो देखने हमारी, तो अब क्या होता है कि पुलिस वाला ये चाहता है कि यार मैं जितना मीडिया को इनको खुश रखूंगा तो ये मेरी खबर को बहुत अच्छा हाईलाइट कर देंगे। मैं बहुत स्पष्ट कहने वाला हूँ इस बात को, हाँ, क्योंकि हमने भी इस चीज को फेस किया है। जो पत्रकार हमसे खुश रहते थे वो तो उस चीज को बहुत हाईलाइट करते थे, और जो नहीं तो जरा सी चोरी को भी चोरियों का अंबार, पब्लिक के अंदर दहशत, इस तरह के हेडिंग बना के यात्री गश्त पर सवाल उठाना, ये हमने भी बहुत किया है, ये हम लोगों ने किया है। हाँ, हमने किया है। हाँ, देखिए, आपने कहा कि दर्पण होते हैं, मीडिया जो बता रहा, अखबार जो बता रहा, वो एक दर्पण है। एक दर्पण फिल्में भी हैं। फिल्मों में जिस तरह से पुलिस को पोर्ट्रे किया जाता है, आप देखिए वहाँ सिंघम दिखाए जा रहे हैं,
वहाँ दबंग दिखाए जा रहे हैं, अब वो हाँ सूर्यवंशी दिखाए जा रहे हैं, अब वो डांस भी करते हैं हीरोइंस के साथ में। मैंने कई पुलिस ऑफिसर से पूछा, युवा थे, जवान थे, मैंने कहा साहब ये देखिए ना कैसे सिंगर, बोले वो सब तो ठीक है साहब, हम भी वो सब कर लें मार धाड़, लेकिन हमको नाचने का टाइम कहाँ मिल रहा है, हमें घूमने का टाइम कहाँ मिल रहा है, हमें वो एंटरटेनमेंट कहाँ मिल रहा है जो फिल्मों में दिखाते हैं कि एक नायक कर रहा है। वो इमेज जनता में तो जाती है साहब। नहीं, लेकिन इसी से जुड़ा एक गंभीर सवाल, देखिए मैं टॉप पे भी चला रहा हूँ, सिंघम में एक सिंघम था, बाकी पुलिस डिपार्टमेंट था, पर वो हीरो नहीं बना। ऐसे ही आप किसी भी पिक्चरों में चले जाएंगे तो कोई एक कॉप है जो कि हीरो है, और उस पर अगर वो ईमानदारी से काम कर रहा है तो इंटरवल आते आते तक उसको किसी केस में फंसाकर वहां से हटा दिया जाएगा, और उसके बाद फिर वो इंटरवल के बाद वापसी करेगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ, वैसे तो संख्या कम है पुलिस वालों की, काफ़ी कम है, 24% वैकेंसीज अभी भी है जिसे फिल किया जाना ज़रूरी है एक रिपोर्ट के मुताबिक। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रति लाख आबादी पर जितने पुलिसकर्मी होने चाहिए उसका एक आइडियल स्टैंडर्ड फिक्स है जो कि यूएन ने बताया है, और हम उसमें काफ़ी पीछे हैं। हम उसमें इतना पीछे हैं कि यहाँ अगर मैं बता दूँ तो आप लोग खुद चिंता में पड़ जाएंगे कि हमारी सुरक्षा इतने कम लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं उस आंकड़े पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन सवाल यही है कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं, हर एक सिंघम नहीं है, किसी एक सिंघम को उठाया जाता है, वो हीरो बन जाता है। क्यों? देखिए इसमें ऐसा है, मीडिया तो खैर सहयोगी है, फिल्मों में जो पुलिस की दुर्गति की है, इतनी जो पुलिस की छवि खराब हुई है वो ज़्यादा फिल्मों से हुई है। पर फिल्मों ने तो उन्हें हीरो भी बनाया है। हीरो भी बनाया है, लेकिन आपने देखा होगा पिक्चरों में बहुत से हीरो एज ए पुलिस ऑफिसर दोनों पाँव टेबल पर केयर कर रहे हैं, वो ऐसी छवि जो है उसका बड़ा परिवार पे, बच्चों पे बड़ा असर पड़ता है। तो गलत छवि जो पिक्चरों के लिए तो आप डरते थे बचपन में तो गलत छवि जो बनी है फिल्मों में, तो मेरा निवेदन है कि फिल्म जगत को उसमें सुधार करना चाहिए, उसका असर बहुत लंबा पड़ता है, नई जनरेशन पे बहुत असर पड़ता है। अब बात यही है कि नई जनरेशन पर काफ़ी असर पड़ता है, लेकिन फिर भी अभी तो फिर सवाल यह है कि क्या जो लोग पुलिसकर्मी बनना चाहते हैं वो इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उसमें एक जॉब सिक्योरिटी है, या सचमुच वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं? इस पहलू पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन चर्चा तो यहाँ पर अभी नहीं रुकी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी अब आ चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पुलिस की इमेज बनाई गई है, क्या वो सचमुच कैरी की जानी चाहिए? क्या उसी को दिमाग में रखना चाहिए? नए लोग आखिर पुलिस में भर्ती होने के लिए किस मकसद के साथ आ रहे हैं? उनका मकसद है रक्षक बनना, सेवा करना, या फिर एक सरकारी नौकरी पा लेना? और ये सारे विषय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप खालिस्तान, आतंकवाद, साइबर क्राइम जैसे मसलों पर जाने वाले हैं। मैं एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपको इतनी गंभीर समस्याओं से निपटना हो तो आपके अंदर एक इनबॉर्न एबिलिटी और कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। क्या वो है? अगर वो नहीं है तो इतने गंभीर मसलों पर चर्चा से होगा क्या? भाई देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट व्यू है, जिस प्रकार आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक मान रहे हैं कि मैं इस देश की सेवा के लिए हूं, जब तक कोई भी थानाधिकारी, पुलिस ऑफिसर अपने आप को ये मान के नौकरी नहीं करेगा कि मुझे जनता की सेवा करनी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, क्राइम को ख़त्म करना है, तब तक ये चीज़ें संभव नहीं है। अब इसके अंदर सवाल ये आता है कि हम इसको मेंटेन कैसे करें। हम जब तक पब्लिक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंटीमेट नहीं होंगे, एक दूसरे मिलेंगे नहीं, हम एक तो ये ऑफिस के अंदर बैठे साहब वहीं से हम थाना चला रहे हैं, वो बिल्कुल भी मेरी नज़र में उचित नहीं है। जैसे अभी एक आपने क्वेश्चन पूछा कि साहब पुलिस वाले अपनी हेल्थ के लिए क्या टाइम निकाल सकते हैं? बिल्कुल 100% निकाल सकते हैं। एक आप नियम बना लो कि डेली शाम को 1.5 घंटा मुझे मेरे इलाके में पैदल घूमना है, इलाके के अंदर। आपकी इवनिंग वॉक हो गई, बॉडी आपकी काम कर रही है, आपका पब्लिक से आपका संपर्क बढ़ रहा है, हर गली की आपको जानकारी हो रही है, आपको लोग बाग 4 बात बताएंगे सड़क पे खड़े हुए कि साहब फलानी जगह ये हो रहा है। अगर मैं मेरे ऑफिस में ही बैठा रहूंगा, एक हाथ में वायरलेस, एक हाथ में मोबाइल, तो फिर तो नौकरी होगी। तो मेरा मानना यह है कि जब तक हम पब्लिक से ज़्यादा, और पब्लिक से ज़्यादा कब मिलेंगे? जब हम अपने आप को सही साबित करेंगे। आज अगर मान लो, देखिए हो सकता है आज मैं मान लो अपन इतना भ्रष्ट हूं कि मैं पब्लिक को फेस ही नहीं कर सकता, तो आदमी सड़क पे जाने की हिम्मत ही नहीं करेगा। आपकी छवि बहुत डिपेंड करती है आपके थाना क्षेत्र के अंदर क्राइम कंट्रोल के लिए। मैंने इसीलिए एक नई शुरुआत देखी, मैंने देखी कि कमिश्नर साहब ने जन सुनवाई की,
हमारे प्रदेश में, ये भी लोगों से जुड़ने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन कुछ सीरियस टॉपिक्स जब मैंने एबिलिटी और कैपेबिलिटी की बात की, यादवेंद्र, मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, यूरोपियन कंट्रीज के मॉडल को हम देखते हैं तो वहाँ पर क्राइम कंट्रोल वाली यूनिट अलग होती है और जांच करने वाली यूनिट अलग होती है। वहाँ पे डिटेक्टिव्स कहलाते हैं। डिटेक्टिव का काम क्राइम को डायरेक्ट रोकना नहीं है, उसका काम है जांच करना। हम अभी उस मॉडल पर जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारा प्राइम फोकस है, क्राइम हो गया है, उसकी जांच करनी है। हमारी प्राइम फोकस ये नहीं है कि हमें क्राइम को जीरो रखना है। जिस तरह की कार्यप्रणाली धीरे धीरे बन गई, अंग्रेजों के ज़माने का कानून है, जिस तरह से चलता रहा उसको खींचते चले गए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी भूमिका रहती है नफरी की। मैं आपको बता दूं कि अभी उस मॉडर्नाइजेशन पर पुलिस नहीं पहुंची है। अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून हैं, ट्रेंड बदल गया क्राइम का, विभिन्न तरह के अपराध आ गए। और एडवांस ये देखिए कि अगर पुलिस उसका कोई सॉल्यूशन निकालती है, कोई भी टेक्नोलॉजी निकालती है, उससे पहले क्रिमिनल इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो दूसरी उसका इजाद कर लेते हैं उससे निकलने का, और वहाँ पर पुलिस फंस जाती है। तो संसाधन जो है वो प्रॉपर तरीके से भी नहीं है, नफरी बिल्कुल नहीं है। और आधुनिकीकरण जो होना चाहिए, प्रौद्योगिकीकरण हो रहा है और डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो इस डिजिटल के दौर में लगातार सोशल मीडिया इतना हैवी हो चुका है कि वहाँ तक पुलिस की रीच प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। क्राइम कैसे कंट्रोल होगा? तो नफरी आप बढ़ाइए, उनको ट्रेंड कीजिए, और देखिए जब तक नफरी नहीं बढ़ेगी तब तक क्राइम कंट्रोल होगा नहीं। तो 24 घंटे ड्यूटियाँ, चिड़चिड़ाहट, थानों में हम कह देते हैं कि पुलिस वालों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, थानों में कोई नहीं। तो आप लोग रिटायर्ड हो गए हैं, आप लोग रिटायर्ड हो गए इसलिए अभी खुश हैं, यह चिड़चिड़ापन तब भी हुआ करता था। ये तो था ही साहब, जब ड्यूटी पे आप 24 घंटे ड्यूटी रहो, आप एक कांस्टेबल को या आप दिन भर ड्यूटियां कराओ, रात में भी ड्यूटी कराओ, और ड्यूटी के बाद फिर उसको जैसे ही वो छुट्टी मांगे आप उसको नहीं पहले वो काम पूरा करके जा, जो उसके हाथ में नहीं है उसको उधर अपने घर की चिंता, अपने काम की चिंता, इधर आप ऑफिस का बर्डन उसके ऊपर है। यदि वो चीज़ रहेगा तो चिड़चिड़ापन तो संभव है। उस चिड़चिड़ापन को वो अपनी पब्लिक में उतारता है। आप तो मैं भी रिटायर होने का इंतजार करूंगा मैं उस हिसाब से। लेकिन हाँ, एक सवाल मैं ये लेना चाह रहा था। देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन मैंने देखा है कि कई पुलिसकर्मी मोबाइल से भी जूझ रहे होते हैं। मोबाइल जैसी साधारण टेक्नोलॉजी से कि इसमें ये कैसे होता है, इसमें ये कैसे होता है, और नहीं, साइबर के लिए आपने लोगों को अलग रख दिया, लेकिन क्रिमिनल्स उससे बहुत आगे चल रहे हैं। वो इसको कैसे, अब जैसे हथियार की मैं बात कर लूं, जो हथियार लेकर पुलिस घूम रही है, अपराधी उससे ज्यादा बड़े हथियार को लेकर घूम रहे हैं। अगर आमना सामना हो जाएगा तो पुलिसकर्मी तो बैकफुट पर आएगा ना। एक पपला कैसे राजस्थान पुलिस के लिए मजाक का सबब बनकर चला गया। हाँ, ये बात सही है, लेकिन ये जो ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस और आईजी कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो प्रतिवर्ष इसीलिए मनाई जाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, हमारे जो सुधार के लिए जो आयोग बने, और धर्मवीर आयोग ने तो स्पष्ट कहा था कि हमारे एक जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी है वो हो जाए। पुराने समय में आज़ादी से पूर्व तो अंग्रेज़ों ने अपने लिए पुलिस को उपयोग किया था, लेकिन अब प्रजातंत्र के अंदर जो एमएलए एमपी या जो राजनीतिक इसके अंदर दखलंदाजी शुरू हुई है, या डिजायर सिस्टम शुरू हुआ है कि ये मैं इनको ये चाहता हूँ, इनसे अब हमारे को जूझना पड़ रहा है। रहा सवाल साइबर क्राइम का, साइबर क्राइम के अंदर हमने काफ़ी समय पहले सुझाव दिए बाकायदा कि अब वर्दी वाला कांस्टेबल हमें नहीं चाहिए, हमें एक ऑफिस में बैठने वाला टेक्नोक्रेट भी चाहिए कि भाई वो बैठ के हमारे जो ये डिजिटलाइजेशन है इनको समझ के हमारे जो फील्ड में ऑफिसर है उनको फीडबैक दे ऑफिस से बैठ के। जैसे ही कोई क्राइम हुआ तो हमारे को एक कॉल डिटेल मिल जाए, उसकी लोकेशन मिल जाए, उसका पीछा मिल जाए, और उसके बारे में उसको ट्रैक करने की जो भी टेक्नोलॉजी आई है उसको हम आगे बढ़ा पाए, तब हमारे को इन क्रिमिनल से पार पड़ेगी। अदरवाइज तो हम अगर एक हाथ में डंडा है और वही 11वीं पास कांस्टेबल को भर्ती कर लिया और टेक्नोक्रेट को भर्ती नहीं किया तो ये हम पिछड़ते ही जाएंगे। तो ये कुछ एडवांसनेस है। मैं ये मान के चलता हूँ कि केंद्र सरकार ने इसके ऊपर काफ़ी कुछ, अभी जो तीनों
एक्ट चेंज किए हैं हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, उसके अंदर भारी बदलाव किया है, साइबर क्राइम को प्रायोरिटी दी है। और आप देखिए राजस्थान के अंदर अभी कल, लेकिन उसका असर तो अब धीरे धीरे जब इम्प्लीमेंटेशन में आएगा तब देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल राइट है। देखिए, साइबर क्राइम को सीरियसली लिया जाना चाहिए। एक ओटीपी भेजकर किसी के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए, उस केस को सॉल्व करने में एक बड़ा वक्फा लग जाता है, जबकि साइबर खतरा इससे बहुत बड़ा है। कई कंट्री के हैकर सिर्फ इस बात के लिए बैठे हुए हैं कि एक कहीं से गुंजाइश बन जाए और हम फायरवॉल को तोड़ते हुए गुप्त सूचनाओं तक पहुंच जाएं। उस लिहाज से भी ये काफी फर्दर आगे की चीजें हैं जिस पर बात होना जरूरी है। साइबर क्राइम आने वाले भविष्य में साइबर क्राइम ही सबसे बड़ा अपराध होगा। अभी 2-1 दिन पहले डीजीपी साहब नए जो ज्वाइन किया, उन्होंने भी यही कहा कि जब मैं भर्ती हुआ हमने सुना भी नहीं कि साइबर क्राइम क्या होता है, और आज ये स्थिति है कि सबसे ज़्यादा अपराध की संख्या साइबर क्राइम की होगी। अभी थानों में समझ में नहीं है ना, और अभी भी जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, आप उसकी कहीं एफआईआर हम थाने में लेके जाते हैं, एक लेमैन है, हर एक के पास मोबाइल है, उसको सिर्फ मोबाइल के बारे में नहीं, जबकि इस मोबाइल की सारी डिटेल हैकर्स को मिलती है। अब वो हैकर्स उसको कहाँ वो ले रहे हैं, कहाँ उसका दुरुपयोग हो रहा है, और उसकी बेचारा एक लेमैन आदमी थाने में रिपोर्ट करता है तो वो थाने वाले भी इतने एक्सपर्ट नहीं है, वो साइबर यूनिट में जाना पड़ता है उसको। उस साइबर यूनिट में जाने के बाद वहाँ भी एक्सपर्ट्स हैं, वही उसका कुछ नहीं वो कर सकते हैं समाधान। अदरवाइज थाना स्तर पे अभी ये सिस्टम नहीं हुआ कि साइबर क्राइम पर कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल, मैं हथियारों को लेकर भी आपसे बात करना चाह रहा था कि आपको लगता नहीं है कि हथियारों की खरीद का जो प्रोसेस है या हथियारों के अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है और इतना लंबा है कि हमें पुलिसिंग सुधारनी है, पुलिस का आधुनिकीकरण करना है, और वो सिर्फ कागज़ में लिख दिया और उसके नीचे इतने सेंटेंसेस हो गए कि उसको अमली जामा पहनाना मुश्किल हो जाता है। भाई देखिए, ऐसा है, पुलिस के पास में वर्तमान में जो सीमित संसाधन है, इसके माध्यम से हम चाहें कि हम अपराधियों का सामना कर लें, ये कतई संभव नहीं है। अभी आप देखिए लेटेस्ट गोगा मीडी वाला मैटर में कितनी हाई क्वालिटी की उनके पास में पिस्टल थी, आज हमारे पास क्या है। धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन इसकी अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हर तरह के वेपन्स होने चाहिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। आज पिस्टल रखना पर्याप्त नहीं है, पिस्टल को लोड कैसे करते हैं, मैगजीन, इसकी भी प्रॉपर इनको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये लोगों को, ये सर मेरा मानना ये है कि आज नहीं, हमारी जो पुलिस है उसको जो प्रॉपर ट्रेनिंग है, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो पुलिस का सिपाही अपनी ट्रेनिंग में तो उसने फायरिंग कर ली। हमारे यहाँ पहले हर साल फायरिंग हुआ करती थी, हर साल हमारे को एक पीरियड होता था इतने आपको चलाने पड़ेंगे। अब मैं देख रहा हूँ कोई फायरिंग का वो नहीं हो रहा। साल में आप सिपाहियों से पूछे भाई कब हुई फायरिंग, तो उनको मालूम नहीं है। ये हथियार रखने से नहीं है, इस हथियार की चलाने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए सिपाही को, और हमारे जो थानेदार हैं उनको इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए समय चाहिए, प्रैक्टिस नहीं। लेकिन यादवेंद्र, एक छोटी सी बात मैं बोल रहा हूँ जो आप जोड़ लीजिए, मैं राहुल से भी कमेंट लूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस के लिए भी टाइम निकालना होगा, आपको लोगों को वहां तक ले जाना होगा, फिर उनको प्रैक्टिस करानी होगी, लेकिन समय मिल कहाँ पाएगा। आप इतने तरह की ड्यूटीज बना के रखी गई हैं, इतने तरह की भांति भांति प्रकार की, चाहे कितनी बातें कर लो, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ नफरी में। अगर देखिए, मैं आपने कहा बुरा ना मानिएगा, 11वीं क्लास एक कांस्टेबल है, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता मानता हूँ कई केसेस में ऐसी है कि वो काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। जहाँ साइबर क्राइम का ताल्लुक है, जहाँ इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है, वहाँ हो सकता है कि एक्सपर्टीज़ चाहिए, पढ़ी लिखी अप्रोच चाहिए। उसके लिए नफरी अलग से होनी चाहिए। ये डिपार्टमेंट्स का सेगमेंटेशन इस तरीके से हो। कई बार वो 11वीं पास कांस्टेबल गाँव खेड़े में ऐसा काम कर जाता है जो आर पार होता है, उसमें उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक है वो अकेला खड़ा हो जाएगा लाठी लेकर के और सबको सेट कर देगा। लेकिन जहाँ एक्सपर्टीज़ का ताल्लुक है वहाँ उस तरह के लोग आए। अब आप आईटी कंपनीज में देख रहे हैं साहब, आप उतने पैकेजेस दीजिए, आपको वैसे एग्जैक्टली मैंने इसीलिए तनख्वाह वाले पोर्शन पे सबसे पहले बात की थी। हाँ, क्या यादें, क्या जोड़ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा। मैं बताऊँ, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। अभी मैं एक प्रोग्राम में गया और वहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स आए हुए थे, और वो एक्सपर्ट थे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। मैंने देखा कि उनमें काबिलियत बहुत अच्छी थी, यानी सरकारी नौकरी करने की चाहत में वो लोग आए और अच्छे इंजीनियर, उन्होंने इंजीनियरिंग की, लेकिन उसके बाद वो पुलिस में भर्ती हुए, लेकिन उसकी काबिलियत किसी ने नहीं देखी। बाई चांस जब इंटरेक्ट होते हैं वो अपने अधिकारियों से, तो बात करते हैं, तो वहाँ पर जैसे साइबर क्राइम होता है तो उन लोग परखा गया कि यार तुम एक काम कीजिए, तुम इस काम में लगिए एक बार,
आपको तुम्हें थोड़ा 10 दिन लगेगा, तो निश्चित ये बिल्कुल सिलेक्शन। लेकिन मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, मैं एक छोटी सी बात इसमें जोड़ रहा हूँ। मैं राहुल में सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि मान लीजिए कांस्टेबल है और आपने उसको किसी की सिक्योरिटी में लगा दिया, इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना कि कल को आप कांस्टेबल को भर्ती करोगे और सिक्योरिटी चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। नहीं, देखिए, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर जो एक मोटी राय रखता हूँ वो ये रखता हूँ कि पुलिस के अंदर जो नवाचार करने हैं वो नवाचार सिर्फ और सिर्फ कहने से नहीं होंगे। आज बता रहे हैं कि हमको इंटरेक्शन में कोई मिल गया, अब उसको देख करके उस अधिकारी को लगा ये इस डिपार्टमेंट में फिट हो सकता है, हमने बिठा दिया। ये तो खुद कद्दू में तीर लगना है साहब, कि हो गया तो हो गया, बाई चांस कोई चीज़ हो गई। वहाँ अगर एक ऐसी व्यवस्था हो सिलेक्शन प्रोसीजर में शुरुआत से कि एक नर्चर टैलेंट आए, उसका काम स्पेसिफिक हो, वो आईटी डील करे और उसको उसी हिसाब से उसकी मतलब उसी हिसाब से भर्तियां हो, उसी हिसाब से वांट्स निकले, सेपरेट चीजें। हाँ, आपने भर्ती किया सर, और सिपाही बिल्कुल पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, टेक्निकली बहुत अच्छा है, मगर उसके बाद उस सिपाही को उसका प्रॉपर मेहनताना नहीं मिलता। फिर वो देखता है यार मेरा एक सिपाही जो है साथ वाला, वो तो करके 8 घंटे ड्यूटी घर गया और मैं यहाँ कंप्यूटर में लग रहा हूँ, मैं यहाँ 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें समय तो देना ही पड़ता है। आप देखिए जो हमारे एफआईआर करते हैं, जो भी अब सारा कंप्यूटराइज हो गई है, सारी एफआईआर से लेके चार्जशीट तक, बाकी आईओ के बयान भी आज अब उसमें लिखे जा रहे हैं। तो जब उनको लगता है कि इस काम को करने में काफ़ी टाइम है, और तो वो जो सिपाही है जो टेक्निकल है उसको कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ रही है इसमें। और इन सब के बाद क्या सेल्फ डिसीजन लेने का प्लेटफॉर्म बन पाता है? नहीं, सेल्फ डिसीजन के अलावा इसमें एक बात ये मैं जो भी बता दूं कि जो आईटी सेल के हैं, कांस्टेबल अलग भर्ती हो गई, आईटी सेल वालों की केवल साइबर क्राइम के लिए अलग से ही भर्ती होनी चाहिए। उनको कांस्टेबल वाली ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं है, आईटी से जो प्रॉपर अपना काम कर सके। एक तो ये चीज, दूसरा आप पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो अभी? मैं कह रहा हूँ कि क्या सेल्फ डिसीजन लेने, जैसे मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, मैं सेल्फ डिसीजन पे ही आऊंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमने जैसे फिल्मों में देखा है कि कहीं पर भीड़ लगी हुई है, कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही है और वहाँ पर जो बीट कांस्टेबल या जो शख्स मौजूद है वो अपने ऊपर के अधिकारी को फ़ोन करके पूछ रहा होता है किस तरह के हालात बने हैं, मुझे क्या करना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो ये ज़रूरी भी है, दूसरी तरीके से लेकिन उस समय पर उस वक्त वो वहाँ पर मौजूद है, क्या उसे डिसीजन लेना चाहिए? अगर वो ले लेता है तो उसका क्या होगा? ये भी वो बातें हैं जिन पर चर्चा किए जाने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि सारे गंभीर मसलों के बीच में खुद में भी झांकना ज़रूरी है और वही करने की कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं। उसी मुद्दे को दोबारा हम यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करते हैं। अनिल गोठवाल जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसा कि मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की, उस तरह के 50 सिचुएशंस हो सकती हैं। अब आदमी खुद में डिसीजन ले ना ले, उसकी कैपेबिलिटी है नहीं है, क्या सिस्टम बनता है? क्या उसको प्रॉपर बैकअप मिलता है जैसा कि मिलना चाहिए? देखिए, पूरा प्रॉपर बैकअप बिल्कुल मिलता है। ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। एसएचओ मान लो किसी बीट कांस्टेबल को भेजता है, एक सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होके मान लो किसी की डेथ हो गई, अगर वो कांस्टेबल 2 पब्लिक के आदमी की सहायता से लेके और उसको तुरंत हॉस्पिटल भेज देता है, तो वहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, भीड़ इकट्ठी नहीं होगी तो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा। ये अगर उसने डिसीजन ले लिया, लेकिन इसी डिसीजन को लेने में पर उसके लिए पुलिस का टाइम पे पहुंचना भी तो जरूरी है। वो उस समय वहाँ अवेलेबल है कि नहीं है किसको पता? ये कह रहा हूँ कि वो पहुंच गया, एक सिचुएशन ऐसी बन गई, वो तो अगर मान लो खड़ा रह गया हाथ पे हाथ धर के, और उस बॉडी को या उस व्यक्ति को जो घायल है उसको अगर समय पे नहीं पहुंचाया तो पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। अगर वो है तो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल समाप्त होने की पूरी संभावना रहती है, पीछे से कुछ भी नहीं। हाँ, ये डिसीजन लेने के लिए अगर मान लो आपको एसएचओ बना दिया, आपको पावर्स दे दिए, उसका सुपरवाइजरी। लेकिन देखिए, सेंसिटिविटी कई तरीकों से हो सकती है। एक तो ये पब्लिक सेंटिमेंट वाली बात हो गई, लेकिन कई बार सेंसिटिविटी रिलीजन को लेकर भी हो जाती है। जैसे हाल ही के दिनों में हमने जयपुर में ही देखा है, हमने जिस तरह से चीज़ें हो गई। अब वहाँ पर क्या हम डिसीजन लें नहीं लें, क्या ये डायलेमा नहीं होता होगा? सर, इसमें मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, आप दोनों हमारे सीनियर हैं, हमने भी नौकरी की है। पहले के जो अधिकारी होते थे वो जब भी कहीं लाइन ऑर्डर में जाते थे तो अपने सीनियर अधिकारी को अगर मौके पे बुलाते थे तो वो अपनी तौहीन महसूस करते थे कि यार मैं इसका मतलब कैपेबल नहीं हूं कि मैं इस लाइन ऑर्डर को मेंटेन कर सकता हूं। वो कभी अपने एसपी एडिशनल एसपी को ये नहीं कहते थे कि आप मौके पे आइए, तो अब पल्ला झाड़ा जाता है। और अब स्थिति ये बिल्कुल उल्टी हो गई। अब स्थिति ये है कि एसएचओ जो है एक हाथ में तो
वायरलेस सेट रखता है, एक हाथ में मोबाइल, और जरा सी भी बात होती है सीओ एडिशनल एसपी कहते हैं साहब मौके पे आ जाओ। क्यों? कि वो स्वयं कोई निर्णय नहीं लेना चाहता, क्योंकि निर्णय ले लूंगा तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी। जबकि गलत हो गया तो, यदि कुछ गलत हो गया तो वो ऐसे चाहिए समझता कि यदि कुछ गलत हो गया तो मेरे पे खिलाफ वो आएगी। और आज की तारीख में साहब हमारे जयपुर के अंदर आप देखिए साहब, जो कमिश्नर प्रणाली लगी है, उस कमिश्नर प्रणाली में SHO, एडिशनल ACP, एडिशनल DCP, DCP साहिबान, इतने अधिकारी, और कोई बड़ा इलाका नहीं है जिसमें आप तुरंत ही आप ये देखिए, आप यहाँ हम यहाँ बैठे हैं, ये महेश नगर रहा, इधर ज्योति नगर रहा, इधर बजाज नगर रहा, सामने अशोक नगर रहा, ये एक ही जरा सी कोई घटना होती है तो स्थानीय 4 SHO तो आपको एट ए टाइम मिल सकते हैं। और लेकिन फिर वो तो थाना क्षेत्रों की लड़ाई में लग जाते हैं। कई बार मैंने देखा है वो तो थाना क्षेत्रों की लड़ाई में लग जाते हैं। ये बात सही है सर, लेकिन उसमें अगर अपराध को सही तरीके से रोकना तो ये थाना सेक्टर वाला का तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। जो मौके पे सबसे पहले पहुंचा है वही अपनी कार्रवाई शुरू करे। वो तो बाद में भी ट्रांसफ़र हो सकती है कि भाई आपका थाना सेक्टर है, और आप पहले ही जैसा पेपरों में इसी वजह से छवि ज़्यादा खराब होती है, वहाँ गए उन्होंने उस थाने में लौटा दिया, उस थाने ने उस थाने में लौटा दिया। दायित्व की बात कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं। नहीं, लेकिन चलिए मैं इसी कंडीशन को थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ। यादवेंद्र, अब जैसे मान लो मैंने कहा ना कि रिलीजियस एंगल्स भी हो सकते हैं कुछ घटनाओं के, मैं उसको और आगे ले जाता हूँ। एक तो जो मुखबिर तंत्र होगा वो तो जैसा फंक्शन कर रहा है, लेकिन जब आप आतंकवाद और खालिस्तान जैसे बड़े मसलों पर चाहते हैं तो फिर आपका मुखबिर तंत्र उस लेवल का होना चाहिए जो, और दूसरा वहाँ पर आप क्या डिसीजन ले लोगे, फिर वहाँ पर आपको ऊपर से गाइडेंस का ही वेट करना होगा। बिल्कुल, देखिए बड़े मसलों में तो निश्चित तौर पे ऊपर लेवल पे ही यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि लेकिन सबसे बड़ी बात है फील्ड में रहने वाले जो कांस्टेबल्स जो होते हैं, नीचे लेवल के जो कांस्टेबल या पुलिसकर्मी जो होते हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। अधिकारी ऑफिस में बैठता है, मॉनिटरिंग का काम है उसका, लीडरशिप का काम है, लेकिन फील्ड में कौन उतरते हैं? पुलिसकर्मी उतरते हैं। और देखिए आप बड़ी सी बड़ी घटनाएं हुई है, जिनको भी पकड़ा गया है तो शायद वो निचले तबके के जो कांस्टेबल्स होते हैं, शायद उनकी दिलेरी कहिए या उनका। लेकिन क्या ट्रेनिंग में डिसीजन मेकिंग, जैसे आर्मी क्लियर कट हिसाब किताब है, आपको जो आदेश मिलेगा वो आपको करना है, उसी तरीके से ट्रेन किया जाता है, ऑफिसर्स को ऑफिसर्स की तरह से, फौजियों को फौजियों की तरह से। ये कोई डिस्पैरिटी पुलिस में नहीं है। देखिए, बुनियादी फ़र्क जो आर्मी और पुलिस के बीच में है वो बहुत बड़ा है। आर्मी अपने दुश्मन से जूझ रही होती है, वो देश का दुश्मन होता है, उसको गोली मार दो, ख़त्म कर दो, खेल ख़त्म। पुलिस के साथ बहुत सारी लेयर्स हैं, उसको चीज़ों को सुलझाना पड़ेगा। उसका काम सबसे पहले क्रिमिनल को ख़त्म करना नहीं है, उसका काम है समाज में सुधार लाना, उनका काम है उस क्राइम को रोकना। और वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एंगल्स होते हैं, वहाँ मानवता के एंगल्स होते हैं, वहाँ उसकी सोच होती है, और वहाँ समाज पर पड़ने वाला प्रभाव होता है। पुलिस समाज के बीच रहती है। नहीं, लेकिन फिर भी माइनर लेवल पर, मैं हर चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या माइनर लेवल पर डिसीजन मेकिंग उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा रहता है? बिल्कुल होनी चाहिए, मैं मानता हूँ डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन डिसीजन मेकिंग मेरे ख्याल से एक व्यक्ति की अंदर स्वतः आने वाली चीज़ होती है। कई बहुत अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं, कई लोग नहीं होते। ये नेताओं में भी देख लीजिए आप, या पत्रकारिता में भी देख लीजिए, कई चीज़ें होती हैं जिसको किसी नज़र से किसी व्यक्ति ने और किसी पत्रकार ने देख लिया, वो एंगल उसने निकाल लिया। कई लोग होंगे उसको उस तरीके से नहीं देखेंगे, वो खबर में पीछे हो जाएंगे। यही डिसीजन मेकिंग किसी व्यक्ति के अंदर होती है, और उस टैलेंट को पहचानना पड़ता है। हाँ, अच्छा ठीक है, आप जोड़ लें, फिर मैं सवाल लेता हूँ। ट्रेनिंग आरपीए में भी हमें नियम कायदे के अलावा एक शब्द जरूर सिखाया जाता है, और वो ये है कि मौके की परिस्थिति के अनुसार स्वयं के विवेक से कार्य करें। चाहे वो नियम के अंदर है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन स्वयं का विवेक, आपको खुद को ये निर्णय लेना होगा जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है। तो ये एक हमारे को पावर है, हम करें। अब ये हमारी किस्मत है कि वो हमारे लिए पॉजिटिव जाता है या नेगेटिव जाता है। लेकिन अब आज मान लो एसपी साहब को या आईजी साहब को मौके पे आने में 2 घंटे हैं, उस 2 घंटे तक उस भीड़ से जूझने का काम मेरा है। अब मुझे मान लाठी चार्ज करना है, आंसू गैस छोड़नी है, गोली चलानी, वो निर्णय मुझे लेना पड़ेगा। अधिकारी आएगा जब तक तो काम हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर मुझे लगता है कि टैकल किया जाना चाहिए, वो ये है कि हाथ में तो बंदूक है, और आजकल अगर अपराधी को गोली से उड़ा दिया तो आप रातों रात हीरो बन जाते हैं। अब सामने आतंकवादी है या कोई खालिस्तानी है और वो नोन फेस है और आपने उसे गोली मारी है, बात अलग है। लेकिन
फिर एक ह्यूमन राइट का एंगल भी आ जाता है। ये जो ह्यूमन राइट है, क्या क्या ये भी रोड़ा बनता है? ह्यूमन राइट तो बहुत बड़ा रोड़ा है सर, और जिन देशों ने हमसे ज्यादा दुश्मनी आपकी ह्यूमन राइट्स वालों से जिन देशों ने ह्यूमन राइट शुरू किया, वहाँ ह्यूमन राइट का पालना ही नहीं है। ये पालना वो दूसरे देशों पर थोप रहे हैं, जिसमें अपना देश भी है। आप एक अपराधी को पूरी आज़ादी दे रहे हो, तो उससे आजकल जो सोशल मीडिया पर उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है कि वो हीरो। छोटे छोटे से कमेंट्स ले रहा हूँ, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। मैं यही बोल रहा हूँ, हाथ में बंदूक रहती है तो लगता तो है ना उड़ा दें, कम से कम रातों रात हीरो बन जाएंगे। नहीं, बिल्कुल लगता तो ऐसा है, मगर हमें ये तो देखना पड़ता है ना कि वो आतंकवादी हैं, सही है या ना है। ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि यदि गलत हो गया तो इसका अंजाम क्या होगा, ये भी है। मानव हत्या तो हत्या है। कल के दिन ऐसा नहीं हो कि जोश के अंदर आके हम गलत आदमी की हत्या कर दें, उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हर चीज को करने से पहले आपको जो एक शब्द जो मैंने पहले बताया, स्वयं का विवेक, क्या सही है क्या गलत है, इस पर निर्णय लेना। फिर ह्यूमन राइट्स रोड़ा क्यों है? ये मेरा अंतिम सवाल है, इसके बाद मैं इस चर्चा को खत्म कर दूंगा। नहीं, ह्यूमन राइट्स रोड़ा नहीं है, एक बैरियर है। बैरियर का मतलब ये है कि वो एक आपको चेतावनी दे रहा है कि आप अच्छा करने जा रहे हैं या बुरा करने जा रहे हैं। अगर मान लो आप बुरा अगर आपसे होता है तो आपके ये नुकसान हो सकते हैं। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं परफेक्ट करें, परफेक्शनिस्ट बने। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मान लो व्यक्ति मौके के ऊपर अपना स्वयं विवेक, हिकमत अमली से काम लेता है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी को लाठी गोली चलाने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो दो आदमी, दो समाज के अच्छे बुला के और उनके बीच में सामंजस्य बिठा के कोई समस्या का हल कर सकता है तो वो भी एक डिसीजन है। मैं राहुल 2 मिनट के लिए अगर आप इधर आ जाते हैं तो मैं सिर्फ इतना लास्ट में क्लोजिंग कमेंट, मेरे पास 20-30 सेकंड बचे हैं। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जब आप गंभीर मसलों पर चर्चा के लिए जा रहे हो तो एक बार खुद पर और बहुत बेसिक मुद्दों को भी देखना जरूरी होता है। सबसे पहले ये कहना जरूरी है, सबसे क्लोजिंग क्या है, ये मेरे ख्याल से पुलिस प्रशासन और समाज का जो फर्ज है पुलिस के प्रति, ये भी समझना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे यादवन ने बताया कि एक मीडिया कर्मी की जिम्मेदारी होती है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति क्या है, वो भी सबसे बड़ी चीज़ होती है। लेकिन पुलिस जिन समस्याओं से जूझ रही है उसे मद्देनजर रखे जाना जरूरी है, और उन्हीं समस्याओं को और उन्हीं परेशानियों को आज हमने उठाने की कोशिश की है, और हम चाहते हैं कि बदलाव आए, जल्द से जल्द आए। पुलिस हमको भी वैसी दिखाई दे जैसे कि हम LAPD और NYPD देखते हो, बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं सब वहाँ पे। लेकिन उस मॉडल से हम कोसों दूर हैं, पर इन बेसिक प्रॉब्लम्स को टैकल कर लेंगे तो उस मॉडल से हम, आप ये तय मान लीजिए कि उस मॉडल के बहुत पास पहुंच जाएंगे, और तब पुलिस का फोकस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं रह जाएगा, पुलिस का फोकस ये भी हो जाएगा कि जीरो क्राइम की स्थिति बनाई जा सके। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप सभी मेहमानों का भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही।